उन्होंने जब ट्रेड स्टार्ट की तो स्पाइस ट्रेड थी। वक्त के साथ साथ इस स्पाइस ट्रेड का इतना बेनिफिट हुआ उनको, यहाँ से स्पाइसेस जो कि सस्ते दामों में लेके जाते थे वो जाके यूरोप में बेचते थे, जो कि 1000 गुना ज़्यादा उनको बेनिफिट देती थी। अगर हम हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो हमेशा इरिगेशन डिपेंड करता है रिवर्स के ऊपर। जो रिवर सिस्टम्स हैं सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान, ये इतने मैसिव हैं कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इरिगेशन सिस्टम बिल्ड किया मुख्तलिफ हुक्मरानों ने। इंडस रिवर बेसन एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है इस सब कॉन्टिनेंट का। फिर गंगा और जमुना, ये जो गंगा की वादी है ये एक बहुत बड़ा फीचर है। फिर ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत से निकलकर आसाम और फिर बंगाल में आता है, ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है। फिर बंगाल में बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं। आप दक्कन की बात कर लें तो वहाँ पे बहुत सारे रिवर्स, जब रिवर्स निकलेंगे तो रिवर इरिगेशन भी होगी। हिंदुस्तान में इरिगेशन सिस्टम पर प्री हिस्टोरिक डेज से ही काम हो रहा है। हम अगर सल्तनत के ज़माने की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक जो कि एक बहुत बड़े सोशल वेलफेयर स्टेट को कायम करने में कामयाब हुए, उन्होंने सैकड़ों कैनाल्स यहाँ पे खुदवाई और उनसे पानी फिर एग्रीकल्चर को दिया गया। उसके बाद फिर मुगल्स ने इस पे काम किया, फिर ब्रिटेन ने एक बहुत फॉर्मिडेबल किस्म का इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे छोड़ा। इरिगेशन सिस्टम सिंपली ऐसा निज़ाम है जो कि इंसान ने बनाया हो रिवर से पानी को खेतों तक पहुंचाने का। इस इरिगेशन सिस्टम के ऊपर और इस ज़रख़ेज़ ज़मीन की बेसिस पर हिंदुस्तान ब्रिटेन को और ब्रिटेन के पास जितनी भी कॉलोनीज थीं उनको फूड सप्लाई करता रहा कितने सालों तक। जब ब्रिटेन यहाँ पे आए ट्रेडर बन के ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये कुछ 1600 में मलका एलिज़ाबेथ ने इजाज़त दी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन और इंडिया के दरमियान में ट्रेड करने के लिए। और 1615 में जहांगीर से परवाना मिला, यानी इजाज़त मिली उनको ट्रेड करने की। उन्होंने जब ट्रेड स्टार्ट की तो स्पाइस ट्रेड थी। वक्त के साथ साथ इस स्पाइस ट्रेड का इतना बेनिफिट हुआ उनको, यहाँ से स्पाइसेस जो कि सस्ते दामों में लेके जाते थे वो जाके यूरोप में बेचते थे, जो कि 1000 गुना ज़्यादा उनको बेनिफिट देती थी। इसके साथ साथ जब 18वीं सदी के शुरू में मुगल्स यहाँ पे कमज़ोर होने शुरू हो गए, सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई, तो फिर ब्रिटिश ने सोचा कि कैसे हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंच बाय इंच और कभी तेज़ी के साथ हिंदुस्तानियों की आपस में जो इन फाइटिंग है उसको एक्सप्लॉइट करके हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया गया। ये हिंदुस्तान पे कब्ज़ा, बहुत सारे एनालिस्ट्स कहते हैं कि इतना पैसा और इतना गोल्ड उनके हाथ में आया कि उन्होंने पूरी दुनिया पर फिर अपना कॉलोनियल राज एक्सपेंड किया। लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी, जो हिंदुस्तान ग्रेन प्रोड्यूस करता था, वो ना सिर्फ ब्रिटेन को बल्कि यूरोप को भी, और उसके साथ साथ ब्रिटेन के पास जितनी भी कॉलोनीज थीं, यानी 60% ऑफ द टोटल कॉलोनीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटेन। वो सारी कॉलोनीज को हिंदुस्तान एक फूड बास्केट बना रहा, उनको खिलाता रहा। हिंदुस्तान में अंडर वाटर एक बहुत बड़ा इरिगेशन सिस्टम है जिसके ज़रिए से आप अच्छी फसलें वहाँ पे उगा सकते हैं। बंगाल और बिहार और इस तरीके से इंडस बेसन और गंगा का बेसन और दक्कन का इलाका, यहाँ से फूड की सप्लाई मुसलसल जारी रहती थी पूरी दुनिया को, जो कि ब्रिटिश के अंडर ट्रेड में आती थी। और इसका भी पैसा ब्रिटेन के बैंक के अंदर जाता था। बैंक ऑफ इंग्लैंड में से एक पेपर इशू होता था और जो भी इंडिया से फूड लेना चाहता था वो गोल्ड जाके बैंक को देता था, और बैंक उस गोल्ड के बदले में एक पेपर देता था कि ये पेपर इतने मिलियन रुपीस का है। वो इंपोर्टर जिसने इंपोर्ट करना होता था इंडिया से फूड
वो यहाँ हिंदुस्तान में आके इनके किसानों को पेपर देता था, फूड ले जाता था और यहाँ पर किसान जाकर इंडियन रिजर्व बैंक में उस पेपर को देता था, उस बॉन्ड को देता था। उसके बदले में उसको करेंसी अपने नोट दिए जाते थे छापकर, यानी कि सही पैसा जो गोल्ड है वो ब्रिटिश के खजानों में जाता था। लेकिन इससे कतई नज़र हिंदुस्तान एक ऐसी लैंड रही है, जरखेज लैंड, जो कि पूरी दुनिया को खिलाती रही है। हम जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 और उससे पहले जितनी वॉर्स हुई हैं, जितनी सप्लाई, जितना हिंदुस्तान फूड प्रोड्यूस करता था वो वॉर सेक्टर में जाता था, वो वॉर फ्रंट्स पे जाता था, जहाँ पे एलाइड को फूड दिया जाता था। और बंगाल में मैन मेड ड्राउट्स आते थे जिससे सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग मर जाते थे सिर्फ खाना ना होने की वजह से। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई रेन नहीं आई या वहाँ पे ड्राई सीजन था, स्पेल था, बल्कि इस वजह से कि सारा वहाँ पे उगने वाला फूड ब्रिटेन उठा के अपने महाजों पे ले जाता था, अपने लोगों को खिलाता था उन क्राइसिस ईयर्स में, लेकिन इंडियंस को नसीब नहीं होता था। तो मैन मेड ड्राउट्स भी एक रीज़न है ब्रिटिश की इस कॉलोनियल पॉलिसी की। हम आगे चलते हैं तो इतना बड़ा इरिगेशन सिस्टम और इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन, जब ब्रिटिश ने इसको छोड़ा, पाकिस्तान इंडिया को छोड़ा, तो पाकिस्तान में भी एक अच्छा इरिगेशन सिस्टम था। ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद भी पाकिस्तान ने उसको मॉडर्नाइज किया, बेहतर किया। फिर क्या रीज़न है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का डिक्लाइन है? पाकिस्तान फिर भी इंपोर्ट करता है दूसरे मुल्कों से फूड, और हैरान कुन हद तक उन मुल्कों से हम फूड आज इंपोर्ट करते हैं, फूड ग्रेन्स, जिन मुल्कों को ब्रिटिश इसी लैंड से फूड सप्लाई किया करता था। जो मेजर कंट्रीज हैं जहाँ से हम फूड ग्रेन को इंपोर्ट करते हैं, कभी अमेरिका से, कभी ब्राज़ील से, कभी चाइना से, इवन राइस हमारे यहाँ पे आता है, कभी हम मलेशिया से पाम ऑयल हम लेते हैं। हमारे फूड को क्या हुआ? हमारी एग्रीकल्चर कहाँ गई? हमारी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को क्या हुआ? पहली रीज़न तो इसकी ये है कि जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया बने, हमने लैंड रिफॉर्म्स पर तवज्जो नहीं दी। इंडिया की नेहरू गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स की, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया। आपको ये बताता चलूं कि 1857 की वॉर के बाद लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिटेन ने की थी वो इनइक्वल थी। उन्होंने अपने चम्स को, अपने लॉयल्स को लैंड बेहद दे दी थी, यानी जहां तक निगाह दौड़ाई जा सकती थी वो लैंड उनको दे दी थी। एक तो ये मकूला बहुत मशहूर है कि आप अपना घोड़ा दौड़ाओ, जहां तक दौड़ा सकते हो, ये लैंड आपकी होगी, क्योंकि आपने हमारे साथ वफादारी की है। आज जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो जिनके पास ये लैंड थी वो सारे के सारे ब्रिटेन के वफादार लोग थे, जो लैंडलॉर्ड्स, पीरजादे और फ्यूडल लॉर्ड्स बने हुए थे। इंडिया में नेहरू की गवर्नमेंट आते ही लैंड रिफॉर्म्स किए, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, हकदारों को लैंड दी गई, उन्होंने इस लैंड को काश्त किया और फूड उगाया। पाकिस्तान फेल्ड टू इंट्रोड्यूस इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स। पाकिस्तान में 3 लैंड रिफॉर्म्स आए अयूब खान के और भुट्टो के ज़माने में, तीनों बुरे तरीके से फेल हो गए बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पावर ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड जब खुद से गवर्नमेंट का हिस्सा हो या खुद गवर्नमेंट हो तो वो कैसे अपने खिलाफ रिफॉर्म्स कर सकते हैं, और अगर कोई लीडर उनके खिलाफ रिफॉर्म कर दे तो यही इंप्लीमेंट करने वाले कैसे वो इंप्लीमेंट करेंगे। हमारा करप्ट पटवार सिस्टम उनके साथ मिल जाता रहा, लैंड रिफॉर्म्स नाकाम रहे। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी विल पावर ही नहीं थी इन फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर हाथ डालने की, क्योंकि इन्हीं की बदौलत वो हुकूमत में थे। इसको पॉलिटिकल कंटिंजेंसी बोलते हैं, मजबूरियां। हमने इनको अपने साथ असेंबली में रखना है, हम लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। तीनों लैंड रिफॉर्म्स पूरे तरीके से नाकाम हो गए। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो तकरीबन 25 के करीब लैंडलॉर्ड फैमिलीज थीं जिनके पास तकरीबन 80% मुल्क की वो लैंड थी जो काश्त के काबिल थी।
और कुछ लैंड तो ऐसी होती थी कि जो कम्मी थे एक दूसरे के साथ वो शर्तें लगाते थे कि मेरा लैंडलॉर्ड जो लैंड होल्डिंग किए बैठा है वो इतनी बड़ी है कि घोड़ा शाम तक दौड़ता रहे, तो रात पड़ जाए लेकिन लैंड खत्म ना हो। और दूसरा कहता था घोड़ा 2 दिन भी दौड़ता रहे तो मेरे लैंडलॉर्ड की लैंड खत्म नहीं होगी। तो लैंड वाज हेल्ड बाय दीज फ्यूडल लॉर्ड्स टू शो देयर पावर। ऐसा नहीं था कि वो लैंड सारी की सारी काश्त की जाती थी, बल्कि वो सिर्फ अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपनी मसल्स को दिखाने के लिए वो पड़ी रहती थी। हम लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, हम हकदारों को लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। एक तो बड़ी रीज़न ये है। दूसरी बड़ी रीज़न है मैकेनाइजेशन का स्लो प्रोसेस। अयूब खान के दौर में जो 1960s का डेकेड था उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल बूस्ट आया। हम उसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, मगर जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ने रेवोल्यूशनाइज किया, लेकिन उसके बाद कोई खातर खा मैकेनाइजेशन नहीं कर पाए। नंबर 3, हमने डैम्स और बैराजेस बनाए तो, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। पहले वाले डैम्स मट्टी भर जाने की वजह से, सिल्ट की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद और हमें डैम्स की ज़रूरत थी, हमें और बैराजेस की ज़रूरत थी, हमें इसको वक्त के साथ साथ मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत थी, मगर वो सिलसिला रुक गया, जिसकी वजह से हर एक जगह पे पानी ना पहुंच सका। लैंड हमारी बैरन बल्कि डिजर्टिफाई होनी शुरू हो गई। ये तीसरी रीज़न थी। चौथी रीज़न, हमारे पास ऐसी लेबोरेटरीज का ना होना या काम ना करना जिसमें हम हाई यील्डिंग सीड्स प्रोड्यूस कर सकें। अयूब खान के दौर में कुछ हाई यील्डिंग सीड्स हमने प्रोड्यूस किए। हमारे जो इंजीनियर्स थे उन्होंने डैम्स बनाने की तरबियत भी ली और एक वक्त इतने भी खुद कफील हो गए कि वो डैम्स खुद भी बना सकते थे। और हमारे एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स वो सीड्स भी बनाते थे। लेकिन वक़्त के साथ साथ अब तो हमने अपने इंजीनियर को ही मार के रख दिया है। हमारे इंजीनियर्स ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं। इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती, इंजीनियर्स को किसी किस्म की कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो पाकिस्तान में आला किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हों जो कि हमारे इंजीनियर्स को क्रिएट करे। नंबर 1। फिर उसके बाद हम जब तक ये सीड नहीं बनाएंगे जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट हों, जो फ्लड रेजिस्टेंट हों, इन दोनों इवेंट्स को हम कहते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और ये बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के सामने रेजिस्ट करने वाले सीड्स बनाना इंजीनियर्स का काम होता है। जब तक हम उनको नहीं क्रिएट करेंगे, उनको मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, नई से नई जिद्दत नहीं लाएंगे, हमारी एग्रीकल्चर बेहतर नहीं होगी। हम हमेशा जब भी एग्रीकल्चरल फूड ग्रेन, जो भी कंट्री किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंड करती है फूड ग्रेन के ऊपर, उसकी सॉवरेनिटी का आखिरी पन्ना होता है वो। आपको फूड ग्रेन बंद हो जाए, आपकी सॉवरेनिटी उनके कदमों में होती है। आप कुछ भी मानने के लिए तैयार हो अपनी आवाम को खुराक खिलाने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ है। इसमें आप रिफॉर्म्स की बात कर लें, जो कि इंसेंटिव देना है किसानों को। अभी आजकल एक और भी बात हो रही है कि अपने किसान को आप आज़ादी दो कि वो खुद से अपनी प्राइस को फिक्स करे। जब गवर्नमेंट प्राइस को फिक्स करती है तो फिर डिपार्टमेंट्स इन किसानों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और उनको फिर रिश्वत देने पर मजबूर भी करते हैं और बात बात पे उनको तंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरिस्ट ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं हो पाता। इनको आज़ादी देनी चाहिए कि खुद से अपनी मार्केट वैल्यू के मुताबिक फूड प्राइसेस को फिक्स करे। अब वो पुराना ज़माना नहीं है, शेरशाह सूरी वाला ज़माना जब बनिए क्या बहुत ग्रिप होती थी। अब तो हर बंदा बनिया बना बैठा है। तो हमें अपने किसानों को भी इजाज़त दे देनी चाहिए थोड़ा बहुत इस बनिए वाली सारी मार्केट में, कैपिटलिस्टिक मार्केट के अंदर उसको भी थोड़ी इजाज़त दे देनी चाहिए कि वो भी अपनी प्राइस को फिक्स कर दे। एक चीज़ ये है। फिर उसके बाद हमारा पानी
1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी तो हमारे ऐसा लगता था कि 3 रिवर्स जो हमें मिल गए हैं इंडिया से और 3 रिवर्स जो हमने दे दिए, वो 3 रिवर्स जो 1947 से पहले हमें सैराब करते थे वो हमने इंडिया को पकड़ के दे दिए। बाकी जो 3 रिवर्स हमें मिले, हम ये समझते थे कि ये पानी खत्म ही नहीं होगा हमसे। अब डबल से ट्रिपल पॉपुलेशन हुई है और हमें अब पता चला है कि हमें पानी की कितनी सख्त जरूरत थी। हमारे पास अब जितना पानी है उसका 80% से ज्यादा एग्रीकल्चर को जा रहा है और वो इस वजह से जा रहा है कि हमारे पास वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने कैनाल इरिगेशन के जरिए से पानी चोरी भी होता है और बहुत सारा पानी जाया भी होता है। अगर हमारे पास स्प्रिंकलर्स हो, हमारे पास ड्रिप इरिगेशन हो तो पानी जुडिशियसली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन उसके ऊपर भी हम एफर्ट नहीं कर पाए हैं। दोबारा मैकेनाइजेशन, नई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आई है। तो जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और नई टेक्नोलॉजी लाने वाले कौन है? सेल्फ रिलायंस के लिए इंजीनियर्स। साइंसदान तो सिर्फ आइडिया देती हैं, इंजीनियर्स उसको बनाती हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है।